देखो देखो जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसके बाद अगला टॉपिक है डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें पता है सबको, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ये हमने तब भी देख लिया था जब ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि आर स्टैन क्या कर रहा था, उसको जो वहाँ पे माइस था उसको लाइव था माइस जो वहाँ पे था। ठीक है, ऐसे स्ट्रेन से वो वापस से क्या हो जाता था, डेड हो जाता था। लेकिन जब हम ऐसे स्ट्रेन को मारने के बाद, हीट से किल करने के बाद, हीट दी थी हमने, हीट से किल करने के बाद भी कोई चीज निकलकर किस में चली गई, आर में चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इतनी हीट देने पर भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो इसीलिए क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, जो डीएनए होता है। आरएनए की अगर मैं बात करूं तो वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा हम मोर स्टेबल और क्यों भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलती है, राइबोस शुगर, सॉरी डीऑक्सीराइबोस। इस कारण भी ये मोर स्टेबल है। और यहाँ पे थाइमिन मिलता है इंस्टेड ऑफ यूरेसिल। तो यूरेसिल की जगह पे यहाँ पे क्या मिलता है, थाइमिन मिलता है, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। अगर मोर स्टेबल होती है कोई चीज, तो हमें पता है, हम ये पढ़ के आ चुके हैं, फिजिक्स में भी हमने ये चीज देखी है कि कोई अगर मोर स्टेबल हो, केमिस्ट्री में भी यहाँ तक कोई एलिमेंट मोर स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसी कहानी है कि अगर ये मोर स्टेबल है तो रिएक्टिव कैसा है, लेस रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है। इसमें बहुत स्लो चेंज आते हैं एकदम से कोई चेंज नहीं हो सकता इसमें। अगर चेंज हो भी गया तो वो म्यूटेशन हो जाता है, जो हम म्यूटेशन पढ़ के आए हैं, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, जो चेंज का कारण बनता है। तो इसमें तो स्लो चेंज होता है बहुत, इसमें बहुत ज्यादा फास्ट चेंज होता है। ठीक है, इसकी मैं बात करूं, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो हमें पता है कि सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स में रहती है। ठीक है, जीन्स में ही तो रहती है, और जीन्स कहाँ होते हैं, डीएनए पे होता है। ठीक है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म कैसे, जैसे डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ठीक है, इंफॉर्मेशन आरएनए में आ गई, यहाँ पे तो स्टोर थी, यहाँ पे तो क्या थी, स्टोर थी, यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। अब आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जैसा हम प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसा जीन है ना, जैसी इंफॉर्मेशन है वैसा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे चल के दोनों स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो इसमें तो क्या होता है, स्टोरेज होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, और वहां पे क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। हालांकि आरएनए कैटालिस्ट की तरह भी वर्क करता है, ये कहीं कहीं पे जेनेटिक मटेरियल की तरह भी वर्क करता है। कुछ वायरस के अंदर हमने पढ़ा था ना कि आरएनए किसकी तरह वर्क करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह, और ये कैटालिस्ट की तरह भी वर्क कर सकता है। आरएनए के अंदर ही ट्रांसलेशन होता है, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है आरएनए के अंदर, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होती है जो आगे चल के पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है, स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होगी, वो ट्रांसलेशन में सिखाई जाएगी तुम्हें, तो अभी याद रख लो स्प्लाइसिंग। उसमें बेकार वाला डीएनए हटा दिया जाता है, मतलब बेकार वाला कंपोनेंट हटा दिया जाता है आरएनए का। वो देखेंगे अब कैसे होगा स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो ये सारा बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के अंदर। ठीक है, ऊपर से तुम ये लिख सकते हो कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलती है, इसमें राइबोस शुगर मिलती है, इसमें थाइमिन मिलता है, यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल मिलता है। ठीक है, इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, ये ट्रांसमिशन करता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, आगे देखो आरएनए वर्ल्ड में ये बताया गया है कि पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए ही था। ठीक है, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि पहले आरएनए ही विकसित हुआ था, आरएनए। ठीक है, डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ है। डीएनए की हम बात करें, डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। ठीक है,
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करता है, अभी हमने पढ़ा है। तो ये आरएनए वर्ल्ड के बारे में कुछ कही गई बातें, एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम, पढ़ सकते हैं। यही अभी मैंने पढ़ा है, आरएनए किसकी तरह वर्क करता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है। ट्रांसलेशन होता है, इसमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, लेस स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो वो सारी की सारी चीजें हम आरएनए के बारे में वहां पे लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। वही की वही चीजें चिपकानी है तुम्हें यहाँ पे। आरएनए वर्ल्ड में जो भी डीएनए आरएनए में डिफरेंस बताया, आरएनए वाली लाइन वही सारी चिपका देना है, ठीक है। आगे देखो, डीएनए रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या होता है पहले मैं एक बार बता देता हूँ, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूँ ना, तो डीएनए से डीएनए बनाना ही रेप्लिकेशन है, ठीक है। डीएनए की एक कॉपी बना लेना, वही क्या है, रेप्लिकेशन है, ठीक है। समझो, जो डीएनए से डीएनए को बनाता है उसको रेप्लिकेशन बोला गया है, यही मैंने बताया अभी। यूकैरियोट की मैं बात करूं तो वो एस फेज में देखने को मिलता है मुझे रेप्लिकेशन। सेल साइकिल, सेल डिवीजन तुमने पढ़ा है, तो वहां पे एक एस फेज आती है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ठीक है। तो एस फेज में रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट के अंदर। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो जब फिजन हो रहा होता है, फिजन पढ़ा है ना तुमने, मतलब 1 से 2 सेल बन रही होती है, ऐसे तो होता है। सेल डिवीजन उसमें ऐसे हो जाता है भाई, उसमें रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन एक ही तरह होता है, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो वहां पे जब फिजन हो रहा होता है तब जाके हमें रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। मोड ऑफ रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब इसका क्या मतलब है सेमी कंजर्वेटिव, जैसे मान लो हमारे पास है ना ये डीएनए है, इसमें मुझे रेप्लिकेशन करना है, तो इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और इन पे नया डीएनए बन जाएगा। तो डीएनए से डीएनए बन गया। मुझे बताओ जो नया डीएनए बना है उसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंट्स का ही है, पेरेंटल डीएनए है ना इसमें एक, तो इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब आधा और कंजर्व रह गया, जो पेरेंट का था ना वो आधा कंजर्व रह चुका है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको क्या बोला, सेमी कंजर्वेटिव बोला, ठीक है। अब देखो इसमें भी 2 साइंटिस्ट हैं, देखो ये एक दिखा रखा है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो ये पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए और यहाँ पे नया स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। तो यही बोल रखा है कि वॉटसन और क्रिक का मॉडल है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए को जो दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, तो किसने प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। लेकिन प्रूव किसने किया भाई, सेमी कंजर्वेटिव प्रूव तो कर दिया वॉटसन एंड क्रिक ने, लेकिन प्रपोज तो कर दिया उन्होंने वॉटसन और क्रिक ने, लेकिन प्रूव किसने किया था, तो मेसेल्सन और स्टाल ने इकोलाई पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इकोलाई पे एक्सपेरिमेंट करके मेसेल्सन एंड स्टाल ने प्रूव कर दिया था। सेमी कंजर्वेटिव की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव की। हम पढ़ रहे हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में एक वर्ड है कि सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव करने के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट है कौन, मेसेल्सन और स्टाल। टेलर ने विसिया फाबा पे किया था। ये वाला एक्सपेरिमेंट ऊपर वाला एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कि इकोलाई पे किसने किया था, तो मेसेल्सन एंड स्टाल ने, और विसिया फाबा पे किसने किया था, टेलर ने किया था, ठीक है। देखें अगर हम जो देखो मेसेल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या काम करा, एक मीडियम लिया और मीडियम के अंदर किसको ग्रो कराया इन्होंने, इकोलाई को ग्रो कराया। अब वो मीडियम किसका था, NH4Cl का था। लेकिन एक खास बात ये थी कि जो N था ना यहाँ पे वो 15 वाला था। नाइट्रोजन के 2 होते हैं ना, एक तो N14 और एक N15। N15 ऊपर क्या दिखाता है, एटॉमिक मास दिखाता है ना उसका, तो यानी ये भारी वाला नाइट्रोजन था, ठीक है। तो उन्होंने भारी नाइट्रोजन के मीडियम में इकोलाई को ग्रो कराया। अब तो हमें पता है कि इकोलाई का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा हो जाएगा, भारी नाइट्रोजन का हो जाएगा, समझ रहे ना, क्योंकि उसने किस में ग्रो कराया, भारी नाइट्रोजन में, मतलब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में उसने ग्रो कराया उसको। और जब इसने ग्रो कराया तो वहां पे जो नाइट्रोजन ली थी वो हैवी वाली ली थी, N15 वाली ली थी, तो इसीलिए सारी इकोलाई में N15 आ गया, ठीक है। अब उन्होंने एक को उठाया, वहां से एक इकोलाई को उठाया और उठाने के बाद ये डाल दिया देखो मेरा। तो यहाँ पे जो रेड कलर दिखाया गया ना, वो दिखाया गया है N15 का, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखो N15 डीएनए है इसका। इस इकोलाई के पास क्या है, N15 डीएनए। अब वहां से इसको उठा लिया, ठीक है। तो इन्होंने बोल भी दिया कि रिजल्ट क्या मिला, मैं ये ग्रो कराने पे रिजल्ट क्या मिला कि N15 मिला, जो नए सिंथेसाइज्ड डीएनए था, जो नया बना डीएनए था, उसके पास क्या मिला, N15 मिला। देखा N15 रेड कलर का दिखा रखा है। N15 भारी है ना N14 से,
क्योंकि हैवी ये एटॉमिक मास ही तो दिखाता है इसका। तो N15 उससे ज्यादा भारी है N14 से। तो उन्होंने देखा कि एक इस तरह की ट्यूब बने, इसमें देखा कि नीचे की तरफ, भाई ड्यू टू ग्रेविटी भारी चीज नीचे जाती है, तो ये नीचे की तरफ दिखा मुझे, देखो दिख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब उन्होंने क्या काम करा, भाई नए ये मिल गई मुझे इकोलाई जिनके पास N15 डीएनए था। अब उन्होंने क्या काम करा, उसके बाद उसको एसी सेल में ट्रांसफर किया जिसमें क्या था NH4Cl था, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा था, यहाँ पे 14 वाला था। ये तो बोल रहा कि आफ्टर दैट ट्रांसफर्ड सेल्स इनटू NH4Cl, यानी अब की बार उन्हें ऐसे मीडियम पे रख दिया जहां पर है तो अमोनियम क्लोराइड ही, लेकिन इस बार नाइट्रोजन हल्का वाला है, 14 वाला है नाइट्रोजन रख दिया हमने। देखो यहाँ पे यहाँ पे मीडियम है, ये रहा मीडियम बना दिया मैंने वैसे, ठीक है। अब तुम्हें पता है जब भी रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं, तो इसके दोनों अलग अलग हो गए थे रेड वाले। अब मीडियम कैसा है, मीडियम तो अब की बार N14 वाला है, हल्का वाला है ना, तो इसका बाद जो नया डीएनए बनेगा वो हल्का वाला बनेगा, दोनों के ऊपर हल्का वाला बनेगा ना। जब भी मिक्स होती है कोई चीज को मैं हाइब्रिड बोल देता हूँ। हमेशा याद रखना इकोलाई को डिवाइड होने में कितनी मिनट लगती है, 20 मिनट लगती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है इकोलाई कितनी मिनट में डिवाइड होता है, 20 मिनट में। तो 20 मिनट में जब उसकी 2 कॉपी मिली तो हमने देखा कि यहाँ पर जो उसका डीएनए मिला वो N14 वाला भी मिला और N15 वाला भी मिला, उसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग मिले, यानी हाइब्रिड मिला मुझे, हाइब्रिड मिला। तो मुझे बताओ ये तो भारी था क्योंकि इस पे दोनों में N15 था, इनमें तो दोनों में N15 है, इसमें एक में N14 है एक में N15 है, तो बताओ उतनी ही नीचे गिरेगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि हल्का हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि भारी चीज ज्यादा नीचे जाती है। अब 40 मिनट बाद देखा, मतलब हमने देखा क्योंकि 20 मिनट में इक्वली डिवाइड हो जाती है, तो हमने टोटल 40 मिनट बाद देखा कि मीडियम अभी भी कैसा रखा हुआ है, 14 वाला है ना मीडियम, फिर वापस से तो डिवाइड होगी, वो वापस से सेल डिवाइड होगी इकोलाई की। अब मुझे बताओ ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, देखो चारों अलग अलग हो गए, ये वाला मान लो ये वाला स्ट्रैंड अलग है, ये रहा सबका अलग है, ये नहीं नीचे वाला ले लो, ये अलग अलग है सबका। तो मुझे बताओ जो नया बनेगा वो ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा, N14 वाला मीडियम है ना, तो सब पे ग्रीन बनेगा, तो सबके ऊपर ग्रीन बनता चला गया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर देखा तो मुझे देखा 2 में तो मुझे मिला 14 वाला और एक में 14-15 वाला मिला, यानी 2 हाइब्रिड वाले मिले मुझे और 2 हल्के वाले मिले। तो हल्के वाले मिले थोड़े और ऊपर आ गए, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है वो कंजर्व रहता है, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोला। बताओ मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट आएगा समझ में, ठीक है। किस पे किया था इन्होंने, इकोलाई में जो 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है, यही एक्सपेरिमेंट, ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट टेलर ने किया था, वो किस पे किया था, VCF-ABA पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, अब इस ये मशीन की तरह कैसे काम करता है रेप्लिकेशन, स्टार्ट कैसे होता है रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, अब वो पढ़ेंगे। अभी तो इन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस में क्या होता है, सेमी कंजर्वेशन होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, यही तो पढ़ा है हमने। इन एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा कि एक स्ट्रैंड उसका पेरेंट वाला डीएनए स्ट्रैंड ऐसे कैसे ही चला जाता है जब जनरेशन बनती है। नहीं आया क्या बताओ समझ में, ठीक है। अब देखो मशीन की तरह कैसे वर्क करता है। देखो मशीनरी की तरह कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखो मशीनरी और एंजाइम, हमें मशीनरी देखनी है और एंजाइम्स देखना है। समझो पहले चीज को, पहले मैं कुछ वर्ड बता देता हूँ, उसको ध्यान से समझो, सारा समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो बोर्ड में भी पूछा जाता है और नीट में भी पूछा जाता है। सबसे पहले एक वर्ड आता है ORI। ORI की फुल फॉर्म होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे रेप्लिकेशन की ओरिजिन होती है, शुरुआत होती है रेप्लिकेशन की, वो वाला रीजन होता है। देखो दो हमेशा डीएनए के अंदर ए के सामने क्या मिलता है, T, और G के सामने क्या, C। यहाँ पे 2 बॉन्ड मिलता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड मिलता है। तो मुझे बताओ 2 बॉन्ड को तोड़ना आसान है या 3 बॉन्ड को, 3 रस्सी है उसको तोड़ना आसान है, 2 रस्सी को, 2 रस्सी को आसान है। तो इसीलिए वो वाला रीजन होता है जहां पे A और T मिलते हैं, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहां पे AT रिच रीजन होता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट जहां से होती है उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं,
कैसे पहचान होती है, वहां पे AT रीजन मिलता है, AOT वाला रीजन, ठीक है। मैनी ORI प्रेजेंट इन ह्यूमन के अंदर बहुत सारे ORI मिलते हैं, बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। आया समझ में? आ गया। कौन कौन से एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेलिकेज, RNA प्राइमर, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज और लाइगेज, ठीक है। इसकी ट्रिक है, ट्रिक मैंने ये याद कराई थी, हरी और दाल, ऐसे याद रख लो। और भी होते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं और नहीं याद कर रहा, तो जो NCERT ने लिखा है बस वो फॉलो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि NCERT से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है से क्या हो जाएगा, हेलिकेज। R से क्या हो जाएगा, RNA प्राइमर। D से क्या हो जाएगा, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है। L से क्या हो जाएगा, लाइगेज, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है याद करने की, इससे याद रह जाएगा तुम्हारा। हालांकि इसमें गायरेज वगैरह और भी आते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बता रहा, ठीक है। SSB वगैरह जो भी होते हैं, अभी हम NCERT ही फोकस करेंगे बस। देखो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज की बात बताता हूं तुम्हें। हम DNA से क्या बना रहे हैं, DNA से DNA बना रहे हैं, अभी रेप्लिकेशन कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर हम DNA से RNA बनाएंगे तो वही नाम रहेगा DNA डिपेंडेंट। किससे बना रहे हैं हम, DNA से बना रहे हैं, तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज हो जाएगा इस बार, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। देखो ये 2 स्ट्रैंड है DNA के, ठीक है। पहला वाला स्ट्रैंड जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, और ये वाला है लैगिंग स्ट्रैंड। कोई सा कहीं भी हो सकता है। पहचान कैसे होगी, एक तो है 5' से 3' वाला स्ट्रैंड। तो जो 5' से 3' वाला स्ट्रैंड है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। जो 3' से 5' वाला है उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। बताओ दोनों वर्ड समझ में आए क्या, लीडिंग भी और लैगिंग भी, दोनों वर्ड समझ में आए। मुझे बताओ दोनों ही DNA के स्ट्रैंड नया DNA बना रहे हैं, दोनों ही बना रहे हैं ना। तो देखो जब भी हम किसी के ऊपर कोई काम करते हैं, किसी चीज से कोई चीज बनाती है, तो वो वाली चीज जिससे हम बना रहे हैं वो टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। टेम्पलेट बोलते हैं ना उसको, ठीक है। जब भी किसी चीज पर हम कोई काम करते हैं, उससे हम नई चीज बनाती है, तो जिससे बना रहे हैं वो टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। तो मुझे बताओ स्ट्रैंड दोनों बना रहे हैं या एक बना रहा है, दोनों ही बना रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। ये दोनों ही क्या होंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड होंगे। हालांकि जब हम आगे वाली प्रोसेस करेंगे ना, उसमें मैं बताऊंगा कौन सा टेम्पलेट होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो सारा ध्यान रेप्लिकेशन पर रखेंगे, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड होता है 5' से 3' और लैगिंग होता है 3' से 5'। हमेशा याद रखना, हमेशा, ऑलवेज, नया DNA 5' से 3' डायरेक्शन में बनेगा। जो नया DNA बनेगा ना वो 5 से 3 बनता है, ऑलवेज यही कहानी होती है, हमेशा नया DNA 5' से 3', ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला स्ट्रैंड है 5' से 3', इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो अपोजिट होना चाहिए, इससे अपोजिट होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले जो DNA का, देखो DNA एक कुंडल की फॉर्म होता है, इस तरह होता है। अगर मैं एक साथ सारा DNA खोल लूं तो बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी, बहुत सारा ATP की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए हम DNA को थोड़ा थोड़ा खोलते हैं, DNA को थोड़ा थोड़ा खोलते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं एकदम से खोल दूंगा तो बहुत ज्यादा ATP की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा खोलूंगा, थोड़ी सी ATP की जरूरत पड़ेगी, फिर थोड़ा सा खोलूंगा, उसमें कम ATP की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एंजाइम आता है हेलिकेज। 4 एंजाइम याद करें हमने हरी दाल से, हेलिकेज, R से RNA प्राइमर, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज और L से लाइगेज, ठीक है। तो मैं पहली बात करूं हेलिकेज की, देखो पढ़ो, अनवाइंड बोथ स्ट्रैंड बाय ब्रेकिंग H बॉन्ड्स, ठीक है। अनवाइंडिंग Y शेप स्ट्रक्चर एट ए पॉइंट कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क, समझो। सबसे पहले कौन आया, हेलिकेज। हेलिकेज ने ORI की तो पहचान हो गई,
80 रीजन मिल गया, हमने वहां से खोल दिया। खोलने के बाद जैसे ही वो खुला तो मुझे बताओ क्या वाई शेप का दिखाओ, ऐसे दिखता है ना वाई शेप का, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। ये जो वाई शेप का दिखा इसी को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क। किसने स्टार्ट करा, हेलिकेज ने। हेलिकेज ने आया, हाइड्रोजन बॉन्ड काट दिए, काटने के बाद थोड़ा सा जो वो खुला वो वाई शेप का खुला, उसको हमने क्या बोल दिया, रेप्लिकेशन फोर्क। अनवाइंड करता है वो डीएनए को, वाइंडिंग है ना, डीएनए वाइंड हुआ है, अनवाइंड कर दिया उसने, ठीक है। हेलिकेज है, उसके बाद आएगा हरी, आर यानी आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर आके यहाँ पे लग जाएगा। सबसे पहले कौन सा प्राइमर लगेगा, आरएनए प्राइमर लगेगा, ठीक है। आरएनए प्राइमर यहाँ लग गया, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा खुला हुआ है, बहुत थोड़ा सा खुला हुआ है ना। तो हमने क्या काम करा, यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे 5' से 3' डायरेक्शन में लगेगा। भाई इतना सा खुला, मान लो अभी इतना खुला है, पूरा नहीं खुला, इतना खुला हुआ है अभी, ठीक है। तो देखो ये 3' है तो यानी इसका अपोजिट 5' होगा, जो नया बनेगा। हमेशा नया डीएनए कहां से कहां बनता है, 5' से 3' में, अभी बताया मैंने। तो 5 से 3 में बन गया यार, यहाँ भी 5 से 3 बनाओ, यहाँ भी 5 से 3 बनेगा ना। तो देखो ये वाला सीधा 5' है तो यानी इसका अपोजिट 3' आना चाहिए। तो 5 से 3 नया डीएनए ऐसा बनेगा, इसमें नया डीएनए ऐसे बनेगा ना, बन गया नया डीएनए। 5 से 3 बनता है हमेशा नया डीएनए, तो बन गया 5 येरा 3 येरा। यहाँ भी बन गया 5 येरा 3 येरा, क्योंकि अपोजिट होना चाहिए दोनों। भाई 3 के अपोजिट मुझे 5 रखना है, यहाँ 5 के अपोजिट 3 रखना है। और नया डीएनए कहाँ से कहाँ बनता है, 5 से 3 बनता है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा और खोला, थोड़ा सा मैंने उसको और खोल दिया। अब आता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का काम होता है नया डीएनए बनाना, समझ लो। अभी मैंने उसके बारे में तुमने बताया, क्या नाम, आरएनए प्राइमर बताया ना मैंने इसके बारे में, देखो लिखा हुआ है आरएनए प्राइमर बाइंड्स एट डीएनए एंड इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। शुरुआत करी उसने आके, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये नया डीएनए बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर दिया था आरएनए प्राइमर ने। अब यहाँ पे क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, उसने नया डीएनए बनाना स्टार्ट कर दिया। मान लो थोड़ा सा और खुल गया है, तो जब थोड़ा सा और खुला तो हमने एक चीज देखी, नया डीएनए 5' से 3' बनता है, तो इसका 3' इधर है तो इसका 3' और आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि नया डीएनए तो इसी डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन इसका नया डीएनए इस डायरेक्शन में चल रहा है, 5 से 3 में बनता है ना। तो बताओ 3 तो यहाँ पे एंड हो गया ना, 3 तो यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या काम करा, इसका जो डीएनए बन रहा है, भाई ये 5 से 3 है, 5 से 3 है ना, तो यहां पे वापस से 5 से 3, ठीक है, वापस से 5 से 3, क्योंकि डायरेक्शन ही इधर है इसकी बनने की। वापस से 5 से 3, वापस से 5 से 3, जबकि यहां ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि यहां डायरेक्शन बनने की है, जिस डायरेक्शन में खुला है ना उधर ही बनता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पर छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिए मुझे, क्योंकि एक डायरेक्शन में बन नहीं रहा, बन रहा उस डायरेक्शन में, लेकिन खुल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे ये एंड हो गया पहले वाले का, फिर नया आरएनए प्राइमर लाना पड़ेगा दोबारा स्टार्ट करने के लिए। दोबारा आरएनए प्राइमर आया, भाई ये तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए बनवा दिया। अब दोबारा आरएनए प्राइमर आया, वापस आरएनए प्राइमर आया, तो बार बार आना पड़ रहा है। यहाँ पे एक ही बार आया था और आगे की प्रोसेस उसी डायरेक्शन में चलती जा रही है, क्योंकि नया डीएनए 5 से 3 में बनता है। 5 यहाँ पे लग गया था पहले, अब 3 वाला बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो स्ट्रैंड होता है ना, ये जो बनता है, ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, लगातार थोड़ी होती है, लगातार तो नहीं होती ना, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। यहाँ पे कंटिन्यू होता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है। जब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं डीएनए को, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब आता है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। अब लाइगेज का काम क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। लाइगेज का काम क्या होता है, जोड़ना। तो वो सारे के सारे फ्रेगमेंट को क्या काम कर देता है, जोड़ देता है, और ये प्रोसेस खत्म हो जाती है किसकी, रेप्लिकेशन की। देखो सारी चीज लिख रखी है। बोथ स्ट्रैंड किसकी तरह वर्क करेंगे, टेम्पलेट की तरह करेंगे। नया डीएनए फॉर्मेशन हमेशा कहां से कहां होता है, ऑलवेज कहां से कहां होता है, 5 से 3' डायरेक्शन में। हेलिकेज का काम करता है, अनवाइंड करता है दोनों डीएनए को एच बॉन्ड ब्रेक करके। जो अनवाइंडिंग वाई शेप स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं।
उसके बाद आरएनए प्राइमर आएगा, वो डीएनए पर जाएगा, मतलब डीएनए के पास जाएगा और इनिशिएट करवा देगा किसको, डीएनए रेप्लिकेशन को। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा, नया डीएनए को सिंथेसिस करेगा। नया डीएनए जो मैंने पिंक कलर से बना रखा है, नया डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, देखो दिखा रखा है मैंने। ठीक है, नया डीएनए सिंथेसिस हो रहा है ना, बार बार सिंथेसिस हो रहा, लेकिन बार बार रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि क्यों रुक जाता है इस वाली लाइन में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी, समझ रहे ना। वन स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड कंटिन्यूअस एट लीडिंग स्ट्रैंड, तो देखो लीडिंग स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है, लगातार चल रहा है, जबकि लैगिंग वाले पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं जिसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अनदर स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस होता है जो लैगिंग स्ट्रैंड पे होता है। चलो, एट लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड एंड स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। बोल दिया, लाइगेज क्या काम करता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को जोड़ देता है। यूकैरियोट के अंदर रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, ये मैंने बता दिया तुम्हें, एस फेज में होती है। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इन इकोलाई अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर पर सेकंड की रेट से होती है इकोलाई के अंदर। इकोलाइट अपनी रेप्लिकेशन को 18 मिनट में के लगभग में पूरा कर लेती है। हाँ कोई नहीं, 18 से 20 मिनट, ठीक है, 18 से 20 मिनट का टाइम लेती है अपना पूरा करने में रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस खत्म होगी तुम्हारी। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन कैसे बनता है, 4 एंजाइम पार्टिसिपेट जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है, हम वही पढ़ा रहे हैं बस। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बस आगे कर हम पढ़ेंगे कल ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रोकैरियोट में भी पढ़ेंगे ट्रांसलेशन और यूकैरियोट में भी एक लेक्चर पूरा लगेगा उस पर, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा।